हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है चरक संहिता में से निदान स्थान का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रक्त पित्त निदानम। सबसे पहले तो कोई भी संहिता पढ़ने से पहले हम उसे दो स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में हम वो चीज़ें देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये चीज़ें होने के बाद सेकंड स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या है कि ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये करनी ही करनी है और ये याद होनी चाहिए आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी अपनी जनरल नॉलेज के लिए। ये चीज़ें पता होने के बाद हम स्टेप 2 में जाके और उसके अनुसार स्टूडेंट अपनी क्षमता के अनुसार उसको फिर जितना चाहे पढ़ लो, उतना कम ही रहता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रक्त पित्त। आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि पित्त और रक्त का इसे में संबंध है, पित्त दोष का और रक्त धातु का। मैं आपको जर्नल व्यू में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 4th चैप्टर में इसका वर्णन किया, इसकी डेफिनेशन बताई है। वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जैसे है संयोगाद दूषणात् ततु सामान्याद गंधवर्ण्यो रक्तस्य पित्तम ख्यातम रक्त पित्त मनीषिभी, ठीक है। ये चिकित्सा स्थान की डेफिनेशन है रक्त पित्त की। इसका मतलब ये है कि जब पित्त और रक्त समान गंध और वर्ण के होने की वजह से क्या हो जाता है, हमें रक्त पित्त। मतलब जनरल व्यू में इसका मतलब ये है कि जब पित्त प्रकोपित हो जाता है तो वो रक्त की मात्रा को बढ़ा देता है। जब रक्त अपनी मात्रा में बढ़ जाता है तो वो अपने हमारे बहिर्मुखी स्रोत से बाहर आने लगता है, ऊर्ध्व या अधः। ऊर्ध्व यानी हमारे जो मुख है, कान है, नाक है, इसमें से हमारा रक्त आएगा, ठीक है। और अधो में हमारे गुद मार्ग से, मूत्र मार्ग से, ठीक है, स्त्रियों में योनि से रक्त बाहर आएगा, तब हम उसे बोलेंगे रक्त पित्त। ये हो गया रक्त पित्त की डेफिनेशन के बारे में। अब आता है इसके निदान। आचार्य चरक ने निदान इसके बहुत सारे बताए हैं निदान स्थान में, ठीक है। उसमें से कुछ एक है, जैसे निष्पाव, मांस, कुलथ, सूप, सार, इनका अधिक सेवन करने से, ठीक है। दधी मंड, कटवर, कांजी, इन सब का सेवन करने से, सूरा, सोवीरक, तुषोदक, मैरियक, मेधक, कुवल, बदर, अमल, इनका अनुपान लेने से भोजन के साथ, यानी जितने भी अमल पदार्थ हैं उनको अधिक सेवन करने से, यानी इन निदानों से आपको पता चल गया होगा जितने भी पित्त प्रकोपित आहार और विहार होंगे वो रक्त पित्त के निदान होंगे, ठीक है। ये आपको पता चल गया बहुत जनरल व्यू में। और भी बहुत सारे इसमें निदान बता रखे हैं, अब वो आपको इतने याद नहीं रखने, जैसे हैं सरसप, तैल, शार, इन सब का प्रयोग करना, कान कपोत, ठीक है, और रोहिणक, इनका सेवन करना, और भी या उष्ण अभितपस्य, यानी उष्णता वाले जितने पदार्थ हैं उनका सेवन करना। ये हो गया इसके निदानों के बारे में। अब देखते हैं इसके पूर्व रूप। पूर्व रूप भी बहुत सारे बता रखे हैं, जैसे अन्नाभिलाषा, भुक्तस्य विदाह, स्वर भेद, गातरणाम सदनम, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 की ही चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे सबसे पहला क्या है, सुक्त, अम्ल, गंध, रस, उद्गार। जैसे इन सुक्त के, यानी सुक्त यानी सिरका होता है ना जो, वो उसके गंध, रस के उद्गार आना। और आपको पता होगा जब हमने अमल पित्त पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था तिक्त, अमल, उद्गार, ठीक है। और सुक्त, अमल, उद्गार किसका पूर्व रूप है, रक्त पित्त का। और तिक्त, अमल, उद्गार अम्ल पित्त के लिए आया है, ठीक है। और अब आता है मुखाद धूमा आगम, यानी मुख से धुएं का आना ऐसा प्रतीत होता है हमें, पेशेंट को, ठीक है। अब और क्या है, लोहो, लोहित, मत्स्य, आम गंधित्वम, चा आसे, यानी मुख में जैसे लोहो, लोहित, मत्स्य यानी मछली, आम गंधी, आम वो मैंगो वाला आम नहीं है जो हमारे आयुर्वेद में आम होता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक क्या है, रक्त हरित हरिद्र, यानी आपको ये तो सब पता है, जब पित्त प्रकोपित होता है तो डिस्कलरेशन वाला पोर्शन तो होता ही है पेशेंट में, ठीक है, अंगावयव में, ठीक है, मल में, मूत्र में, ये रक्त हरित हरिद्र वर्ण के हो जाते हैं। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूर्व रूप जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये पता है उसके बाद आप ये याद कर सकते हो कि उद्गार, ठीक है, छत्तीस विभत्सा, ठीक है, सवर भेदो, छर्दिस्तस्य विभत्सा, ये थोड़ा सा
है इम्पोर्टेंट, इसको कर लेना आप। स्वर भेदो गात्राणाम सदरम, ठीक है, लेकिन ये 4-5 याद होने के बाद आप करना, ठीक है। अब आता है रक्त पित्त के मार्ग। मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बताया था, जब रक्त अपनी मात्रा में बढ़ जाता है तब क्या होता है, ऊर्ध्व या अधः इससे परिवर्तित होता है, ठीक है। इसका मार्ग यानी गति ऊर्ध्व से होगा। आपको पता है जो हमारा बॉडी का ऊर्ध्व प्रदेश है यानी ऊपर वाला प्रदेश है, यानी अमाशय से ऊपर यानी नाभि से ऊपर, ठीक है, उससे ऊपर है, उसको हम बोलते हैं उदर, ठीक है। और नाभि से नीचे अधः, ठीक है। और आपको पता है नाभि से नीचे रहता है वात, और नाभि से यानी उरा प्रदेश यानी अपने जो चेस्ट रीजन है उसमें रहता है कफ, ठीक है। अब जैसे हमारे मुख नाक कान से रक्त प्रवृत्ति होगी तो आपको पता है कि उरा प्रदेश में हमारा रहता है कफ, और मेन कारण पित्त तो होता ही है। पित्त के साथ जब कफ मिलेगा तब ऊर्ध्व रक्तपित्त की प्रवृत्ति होगी। और अधः रक्तपित्त में क्या किसकी प्रवृत्ति होगी, पित्त तो मेन कारण है ही, पित्त प्लस वात होगा तब अधः रक्तपित्त होगा। एक होता है उभय रक्तपित्त। उभय मतलब ये होता है कि दोनों यानी ऊर्ध्व से भी और अधः से प्रवर्तित होता है। कई स्टूडेंट लगा देते हैं कि तिर्यक रक्तपित्त, तिर्यक रक्तपित्त नहीं होता, उभय रक्तपित्त होता है, ठीक है। उभय रक्तपित्त में वात पित्त और कफ, वात पित्त कफ इन तीनों दोष की प्रधानता होती है, ठीक है। ये हो गया रक्तपित्त के मार्ग और उनकी गति, ठीक है। चिकित्सा, अब आता है इसका चिकित्सा सूत्र। आपको ये दोषों का संबंध और उसकी गति का भी पता चल गया होगा। अब आता है इसका चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रति मार्ग च हरणम, यानी प्रति मार्ग से हमें चिकित्सा का हरण करना है, ठीक है। प्रति मार्ग चिकित्सा हरण यानी जैसे ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या है कि मुख नाक यानी और अक्षीकरण इनसे हमारी रक्त की प्रवृत्ति होगी, और प्रति मार्ग यानी इससे दूसरा मार्ग लेना है। तो इससे दूसरा नेचुरल ओरिफिस कौन सा है हमारी बॉडी में, वो है गुद मार्ग, यानी हमें गुद मार्ग से चिकित्सा करनी है। और आपको पता है जब हम दोषों को गुद मार्ग से निकालते हैं तब उसे हम कहते हैं विरेचन। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त के लिए हुआ विरेचन, और अधः रक्तपित्त के लिए वैसे ही जैसे गुद मार्ग से रक्त आ रहा है तो उसकी चिकित्सा क्या होगी, मुख मार्ग से हम दोष निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं वमन, ठीक है। और उभय रक्तपित्त के लिए हम कोई सा नहीं करवा सकते, इसीलिए हम उसे कहते हैं असाध्य, ठीक है। ना उसे के लिए हम विरेचन करा सकते ना वमन करवा सकते, इसीलिए हम बोलते हैं उसे असाध्य, ठीक है। अब साध्य असाध्यता की बात करते हैं जो आचार्य चरक ने निदान स्थान में बताई है। ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य है, मैं आपको बता रहा हूँ ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य है। और इसका कारण क्यों साध्य है, क्योंकि इसमें ये आपको ये लाइन याद रखनी है, विरेचनस्य योगित्वाद बहुत्वाद भेषजस्य च। आपको श्लोक यानी ये लाइन याद नहीं करनी, आपको बस इतना पता होना चाहिए क्यों ऊर्ध्व रक्तपित्त क्यों साध्य है। इसमें ये बताया गया है कि विरेचन के लिए योग बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी औषधियाँ होती हैं ड्रग्स होती हैं वो भी ज़्यादा है, यानी इजीली प्रयोग करवा सकते हैं। अगर हमें किसी को विरेचन देना है तो हम इजीली प्रयोग करा सकते हैं। और आपको पता है पित्त दोष के प्राधान्य से रक्तपित्त हुआ है, ठीक है। जब हम पित्त दोष को निकाल देंगे तो रक्तपित्त इजीली शांति हो जाएगा, और विरेचन बेस्ट औषधि है। आपको पता था हमें ऊर्ध्व रक्तपित्त के लिए विरेचन करवाना है, ये प्रति मार्ग च हरणम, ये इसकी चिकित्सा सूत्र था। पित्त के लिए यानी ऊर्ध्व रक्तपित्त के लिए हम विरेचन करवाते हैं, और विरेचन पित्त के लिए श्रेष्ठ है। जो रक्तपित्त का मूल कारण है वो ही हमने निकाल दिया, वो था पित्त। उसके निकालने के बाद रक्तपित्त शांत हो जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्व रक्तपित्त इसीलिए साध्य है क्योंकि एक तो विरेचन के लिए औषधियाँ ज़्यादा है, और एक पित्त को इजिली निकाल देता है विरेचन। अब आता है अधः रक्तपित्त। अधः रक्तपित्त याप्य है, ठीक है। क्यों याप्य है, क्योंकि एक तो वमन और उसके लिए औषध और योग वो है कम विरेचन के मुकाबले में। और आपको इतना भी पता होना चाहिए वमन बहुत मुश्किल से होता है पेशेंट में, विरेचन इजिली हो जाता है, क्योंकि उसको कष्ट की उत्पत्ति वमन में ज़्यादा होती है, विरेचन में नहीं, ठीक है। और पित्त के हरण करने के लिए वमन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आपको पता होगा जब हम वमन करवाते हैं तब हम इतना कह देते हैं कि पित्त के दर्शन होने पे हम वमन स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो अति योग हो जाता है ना। तो हम पित्त तो मेन दोष तो नहीं, कफ तो निकाल लिया जिसका संसर्ग था, लेकिन मेन दोष था जो पित्त, उसको
तो हमने देखा अधः रक्तपित्त क्या है, याप्य है। क्यों है? क्योंकि एक तो वमन के लिए औषध कम है और पित्त के हरण करने के लिए जो वमन है वो श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, वो कफ को तो निकाल देता है लेकिन पित्त को नहीं निकाल पाता। और उभय रक्तपित्त हमने देखा असाध्य है। क्यों असाध्य है? मैंने आपको बताया, ना तो हम उसको वमन प्रयोग करा सकते, ना ही विरेचन, ठीक है, और ना ही वो कोई भी दोष को निकाल सकते हैं वमन और विरेचन के द्वारा, और ना ही कोई संशमन औषध दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया उभय रक्तपित्त के बारे में। अब निदान स्थान के सेकंड चैप्टर के एंड में एक ये लिखा हुआ कि रक्त परीक्षा, हम रक्त को देख के भी ये बता सकते हैं ये रोगी साध्य है या असाध्य है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो कृष्ण और नील इस तरह का अगर रक्त बॉडी से प्रवर्त हो रहा है तो वह रक्तपित्त असाध्य है, यानी डिस्कलरेशन हो गई है हमारे रक्त की, रक्तपित्त में जो रक्त आ रहा है। ठीक है, एक वो जब अब कपड़े पे लग जाता है उसको हम नहीं निकाल पाते, यानी वो नहीं छूटता है। वासो रंजनम च यत, ऐसी ये लाइन आई है उसकी, तो हम उस रक्तपित्त को बोल देंगे असाध्य। पहले तो हमने गति के अनुसार बताया था साध्य असाध्य था, अब हम बता रहे हैं रक्त के कलर, यानी उसके कुछ एक, जैसे हमने कलर बताया नील, उसके कृष्ण वर्ण का हो तो असाध्य है। ठीक है, और अगर हम अब पेशेंट में कुछ एक सिम्टम जैसे बल मांस क्षीण हो गया हो तो वह रक्तपित्त भी असाध्य है। तो आज हमने देखा रक्तपित्त। रक्तपित्त की डेफिनेशन क्या थी? संयोगा दूषणा ततु सामान्याद गंध वर्ण्यो रक्तस्य पित्तम ख्यातम रक्त पित्तम मनीषिभी, यानी जब हमें पता है पित्त प्रकोपित होकर रक्त और पित्त समान गंध और वर्ण के होते हैं और मात्रा में बढ़ जाने की वजह से बहिर्मुखी स्रोत से बाहर निकलते हैं, उसे हम बोलेंगे रक्तपित्त। निदान में निष्पाव मांस कुलथ दधि मंड सुरा सुवीरक कुवल बदर अमल प्राय अनुपानम, यानी जितने भी पित्त प्रकोपित आहार हैं उनके कारण हमें रक्तपित्त प्रवर्तित हो जाता है। पूर्व रूप में कौन सा पूर्व रूप आपको याद रखना है? सुक्त अमल गंध रस उद्गार, और आपको पता है तिक्त अमल उद्गार अमल पित्त के लिए आता है। मुखा धूमागमन, मुख से धुआं निकलता प्रतीत होता है। और एक था छर्दी तस्य विभत्स, यानी हम जो छर्दी करते हैं उसमें विभत्सता, यानी हम उसे देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल गंदी टाइप स्मेल सी होती है उसमें। ठीक है, और लोहो लोहित मत्स्य आम गंदी आस्य, यानी मुख में हमारे लोहो लोहित मत्स्य और आम गंदी, इसमें ऐसा स्वाद सा होता है हमारे मुख में। ठीक है, रक्त हरित हरिद्र, ये हमारे के मल मूत्र अंग अवयव, ये सब डिस्कलरेशन हो जाती है इन पार्ट में। ठीक है, रक्तपित्त के मार्ग आपको पता है ऊर्ध्व रक्तपित्त। ऊर्ध्व रक्तपित्त में आपको पित्त तो प्रधान सब में मिलेगा ही, ऊर्ध्व में कफ, अधः में वात और उभय में वात पित्त और कफ। ठीक है, और चिकित्सा सूत्र क्या था? प्रतिमार्ग चहरण, यानी ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन यानी अधोमार्ग से निकालेंगे, अधः रक्तपित्त में वमन यानी ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को निकालेंगे। साध्य साध्यता में ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य है, विरेचन यानी विरेचन के लिए तो जो योग हैं और भेषज हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इजिली भेषज मिल के प्रयोग करवा सकते हैं। पित्त के लिए विरेचन सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए हम ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य है। अधः रक्तपित्त याप्य है। क्यों याप्य है? क्योंकि वमन के लिए अल्प औषध है और योग है, और पित्त हरण के लिए वमन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और उभय रक्तपित्त असाध्य है। क्यों असाध्य है? क्योंकि एक तो हम उसको वमन विरेचन भी प्रयोग नहीं करवा सकते और संशमन औषध भी नहीं है, और रक्त की परीक्षा के द्वारा निर्णय। कृष्ण और नील वर्ण का यदि रक्त आ रहा है तो असाध्य, और कपड़ों पे लगने से वो नहीं छूटता है, उसे हम बोलेंगे रक्त पित्त असाध्य है। तो इस प्रकार आज हमने देखा रक्तपित्त के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।